दादा ठाकुर की शैतानी हवेली। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और कार में से आरव नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बजे हुए थे। फिर उसने कार का बोनेट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मांगनी चाही, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज दी। मिताली, अरे ओ मिताली, मिताली उठो जल्दी से, हमें आज की रात इसी गेस्ट हाउस के होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाते हुए उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी पुरानी खटारा गाड़ी बेच दो, कम से कम सेकंड हैंड ही ले लो। खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठा लो और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल से दूर कहीं से भेड़िए की रोने की आवाजें आने लगी। वो भेड़िए की रातें उस काली रात को और भी डरावनी बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें न कोई लिफ्ट मिली और न कोई होटल मिला। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की और उस आवाज से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नजदीक पहुंचे। हवेली के गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नहीं दिखा, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटकी हुई थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही वह हाथ आगे बढ़ाई, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और न ही उन दोनों ने कोई आवाज की थी। फिर वह दोनों दरवाजा खोल के अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठे हुए एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने आए थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने पहले अपना परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली। जवाब में उस आदमी ने बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देख ही रहे थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाले दीवार के सामने खड़ी एक फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी कि कोई भी तस्वीर में हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल ही भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिर कमरे में जाकर लैंडलाइन में अपने दोस्त पिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लगा था। फिर मिताली ने नज़र उठाकर दीवार पर पड़ी एक फोटो फ्रेम को टंगी देखी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले, यहाँ की फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहे तो आप इस रात
यहीं रुक सकते हैं। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर से कॉल लगाने की कोशिश किए, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात वहीं रुकने का निर्णय किया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंखें लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे थे। आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर पड़ी और सामने का नज़ारा देखते ही उसकी हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीरें थी और उससे नीचे लिखा था उनकी मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उस तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी भी यहाँ से निकलना चाहिए। फिर दोनों ने वहाँ से फटाफट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ सुनाई दी। अब वे दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करते उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था, पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब वे दोनों उसे खोलने की कोशिश करने लगे, उनकी कोशिश नाकामयाब थी, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वे दोनों उस भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बिजली भी चली गई और मौत के अंधेरे ने चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हुए हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाले उस बड़े से फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसे फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला भी बिना हवा के झूलने लगा। और उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की धिक बैठ गई और आरव बेसुध देखता रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहां पर एक दूसरे की सांसों की आवाज़ें आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें कई सारे लोगों की सांसों की आवाज़ें सुनाई दी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे।